ऑलराइट गाइज, वेलकम बैक टू एपिसोड 3 और जहाँ पे हम EWS के रिलेटेड जो बहुत से क्वेश्चंस है उसकी सीरीज़ हमने स्टार्ट की है एंड उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं बहुत सी ऐसी क्वेरीज जो इनकम पे जो है EWS के रिलेटेड आती है। तो ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है किस DOPT का, जिसको हम रेफ़र कर रहे हैं एंड यहीं से जो है ऑफिशियली जो इन्होंने आंसर्स रिलीज़ किए हैं हम उन्हीं को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, वेदर मनी अर्नड थ्रू प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी और अदर पेंशनरी बेनिफिट्स इन ए पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट विल बी काउंटेड एज फैमिली इनकम। ठीक है, देखिए, जिस तरह फॉर एग्जांपल कोई जो है एम्प्लॉय है, ठीक, किसी एम्प्लॉय ने शायद ये क्वेश्चन डाला है, ठीक, तो उसको फॉर एग्जांपल किसी तरह से भी पैसे आते हैं, ठीक है ना, पेंशनरी बेनिफिट से आते हैं या कोई डेथ वगैरह हो जाती है एंड एक्सेप्शनल उसको जो है एक आ जाते हैं पैसे उसके पास, तो क्या उसको भी कंसीडर किया जाएगा, उसको भी इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो है काउंट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तो क्या लिखता है, एज पर पैरा 4 पॉइंट दिस DOPT दिस एंड दिस अपार्ट फ्रॉम एसेट होल्डिंग टेस्ट। ठीक है ना, एसेट होल्डिंग टेस्ट के अलावा पर्सन हुज फैमिली हैज ग्रॉस इनकम बिलो 8 लाख, ठीक है ना, वो लोग जिनकी जो है ग्रॉस इनकम 8 लाख से कम है आर टू बी आइडेंटिफाइड एज EWS, उनको EWS माना जाएगा एंड उनको जो है रिजर्वेशन दी जाएगी फॉर बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। इनकम फॉर द पर्पज शैल इंक्लूड इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेस, तो इसमें जो है इनकम जो है इनकम मानी जाएगी सभी सोर्सेस से, चाहे वो सैलरी से आ रही है, एग्रीकल्चर से, बिजनेस से, प्रोफेशन से। ठीक, फॉर द फाइनेंशियल ईयर प्रायर टू द ईयर ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है ना, जिस साल के अंदर आप एप्लीकेशन दे रहे हैं, ठीक है ना, उस साल के जो पिछला साल होगा उसकी जो है आपको इनकम जो है कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है, द इनकम फॉर दिस पर्पज विल बी ग्रॉस इनकम टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है ना, तो जो इनकम होगी इस मामले में वो ग्रॉस इनकम जो है आपकी ली जाएगी इस पर्पस में। ठीक है, तो चलिए, क्वेश्चन को जो है एक्सप्लिसिटली इसने एड्रेस नहीं किया है, बट यहाँ पे ये कह रहा है फॉर एग्जांपल आपको इस साल 2023 के अंदर आपने जो है फॉर एग्जांपल आप जा रहे हैं एंड फर्स्ट फेब को आप एप्लीकेशन दे रहे हैं। ठीक है, आप फर्स्ट फेब को एप्लीकेशन देंगे तो ये इस वक्त करंट ईयर चल रहा है, लेकिन इस ईयर का नाम क्या है, इस ईयर का नाम है 2022 एंड 2023। ठीक है, तो ये वाला जो ईयर है आपका कहाँ ख़त्म हो जाएगा, 31 मार्च को ये वाला ईयर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये वाला ईयर कब से चल रहा है, ये वाला चल रहा है ईयर आपका 1 अप्रैल 2022 से, 1 अप्रैल 2022 से ये साल चल रहा है एंड प्रेजेंटली ये कब ख़त्म हो जाएगा, 31 मार्च 2023 को। ठीक है, अब आपको जो अपना सर्टिफिकेट बनाना है इनकम का, उसके अंदर जो है आपकी इनकम देखी जाएगी, इससे 1 साल पीछे की देखी जाएगी, मतलब आपकी इनकम जो है देखी जाएगी 31 मार्च 2023, 31 से लेकर कहाँ तक, 31 मार्च 2022 से लेकर कहाँ तक, 1 अप्रैल 2021 तक। ठीक, 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक जो है आपकी इनकम, उस साल में आपको टोटल इनकम कितनी आई, ठीक है ना, चाहे वो किसी तरीके से भी आ रही है, टोटल इनकम आपको कितनी आई उसको जो है जहाँ पे देखा जाएगा आपकी फैमिली की टोटल इनकम, चाहे वो प्रोविडेंट फंड से आ रही है, जहाँ से भी आ रही है, ग्रेचुटी आ रही है, जहाँ से भी आ रही है, उस साल में आपकी कितनी आ रही है इन टोटल। ठीक है ना, ये वाला जो टोटल है तो प्रेजेंटली इस सर्टिफिकेट के लिए इतना आपको करेगा। ठीक है, ये हम डेट जो है सर्टिफिकेट पे भी लिखते हैं, इसलिए आपको डेट की क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन सा ईयर आप लिखते हैं उसमें। चलिए, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, विल मंथली पेंशन फैमिली पेंशन बी काउंटेड फॉर फैमिली इनकम। ठीक है ना, क्या जो मंथली पेंशन है या फैमिली पेंशन है उसको फैमिली इनकम के लिए काउंट किया जाएगा, चाहे किसी भी सोर्स से आपका इनकम है उसको काउंट किया जाएगा। तो इसने लिखा है यस, हाँ, उसको काउंट किया जाएगा। Then we have gross salary is ₹10 lakh, but as per income tax return
total income comes out to be 6 lakh, in that case can a candidate apply for income and asset certificate? ठीक है, अगर आपकी ग्रॉस सैलरी जो है पूछ रहा है, अगर आपकी ग्रॉस सैलरी है 10 लाख रुपए, ठीक है ना, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद जो है आपकी सैलरी टोटल 6 लाख रुपए आ रही है, ठीक, आप उसके अंदर जो है इनकम टैक्स वगैरह भर रहे हैं, तो इन दैट केस जो कैंडिडेट है वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता? ठीक है, तो जहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो है आपकी ग्रॉस सैलरी जो है मानी जाती है, ये वाली, ठीक है, चाहे आप उसमें इनकम भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं, ठीक है, इनकम चाहे जितना इसमें से भर रहे हैं तो 10 लाख ही आपका कंसीडर किया जाएगा, ना कि जो है आप इनकम जो टैक्स जो है भर रहे हैं और उसके बाद जो है आपका इनकम टैक्स रिटर्न के बाद जो है आपका 6 लाख जो है बचता है, तो वैसा नहीं है। टोटल आपको कितनी इनकम आई? टोटल आपको आई इनकम 10 लाख, उसमें से मान लेते हैं आपको 4 लाख जो है घर में कोई बीमार हो गया या कोई पॉलिसी आपने करवा ली तो आपको इनकम टैक्स की छूट मिल गई, तो इफेक्टिवली जो है आपकी जो है यहाँ पे देखिए ये बहुत कैच है, बहुत से बच्चों को ये समझ नहीं आता ये क्या चीज़ है। देखो मैं आपको बताता हूँ, सपोज करते हैं आपके पास 10 लाख रुपए, ठीक है ना, 10 लाख रुपए हैं आपके, तो 10 लाख रुपए जब 7 लाख से ऊपर आपकी इनकम होती है तो आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है, इनकम टैक्स आप पे करते हैं, तो 7 लाख से 3 लाख मतलब 7 लाख से 10 लाख मतलब 3 लाख, ये जो आपके 10 लाख है इसमें से जो 3 लाख है इस पे आपको इनकम टैक्स देना है, ठीक है ना। अब जब आप इनकम टैक्स का क्या होता है, गवर्नमेंट जो है खुद ही अपना जो है इनकम जो इसका सैलरी होती है इसमें से टैक्स काट लेती है, ठीक है ना, जब आपको सैलरी आती है मंथली तो उसमें से टैक्स जो है काट लेती है। अब उस केस में आप क्या करते हैं, फरवरी में या मार्च में आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न मतलब ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पे गवर्नमेंट आपको जो है इनकम की टैक्स देती है। फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई बीमार है एंड आपने उसके डॉक्यूमेंट्स बनाए एंड वही जो है आपने जो क्या किया, इनकम टैक्स वालों को फाइल कर दिया कि ये वाली जो है एक्चुअल में मेरा खर्चा नहीं हुआ बल्कि मेरे घर में मेरी मदर बीमार थी, मेरे फैमिली में एक मेंबर बीमार था जिसकी वजह से ये वाला खर्चा मुझे हुआ है, ठीक है ना। तो वो कहेंगे ठीक है, फिर तेरी पास इनकम कितनी बची, 6 लाख। अब 6 लाख तो 7 लाख से कम है, इन दैट केस आप इनकम टैक्स के अंदर नहीं आए, ठीक है। सपोज करते हैं एक एग्जांपल हमने ली, 6 लाख आपकी जो है इनकम टैक्स के अंदर नहीं है एंड 8 लाख के क्राइटेरिया से भी नीचे आ गई है। तो यही चीज़ किसके जहन में थी, ये वाला जो बंदा क्वेश्चन कर रहा है कि ये वाली जो है अब इस तरह से जो है ये तो कम आ गई, तो अब तो मेरी इफेक्टिवली मेरे पास मैंने 6 लाख ही खर्चा किए, मुझे इनकम 10 लाख की थी लेकिन मेरे उसमें 4 लाख बीमारी में चले गए या किसी पॉलिसी में चले गए, तो इफेक्टिवली मैं 6 लाख ही खर्चा कर पा रहा हूं जो कि 8 लाख से कम है। तो मुझे इसमें क्या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मिल सकता है कि नहीं? ये नहीं मिलेगा इनकम सर्टिफिकेट, क्योंकि ये वाली बहुत सी जहां पे लोग ट्रिक्स भी यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं competent authorities for issuance of income and asset certificate. Can competent authorities of different states, union territories issue income and asset certificate in different formats? ठीक है, कह रहा है फॉर एग्जांपल हमारे पास चूँकि हम फेडरल पॉलिटिक है, डिफरेंट जो है हमारे पास स्टेट्स हैं, अलग स्टेट्स अलग स्टेट अलग स्टेट, तो जहाँ पे ये कह रहा है पूछने वाला कि अगर फॉर एग्जांपल ये वाला फॉर्मेट जो है ऑलरेडी जो दिया हुआ है एनेक्चर ए का, एनेक्चर 1 का फॉर्मेट जो है इस स्टेट में इशू करता है, बट इस वाले जो इस स्टेट के अंदर जो है कोई तहसीलदार है या कोई भी है उसने अपना फॉर्मेट थोड़ा बना लिया, थोड़ा चेंज कर लिया है, तो कह रहा है कि क्या जो है डिफरेंट अथॉरिटीज़ जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं वो डिफरेंट स्टेट्स के अंदर जो है डिफरेंट किस्म का फॉर्मेट जो है यूज़ कर सकते हैं, यही पूछा इसने। आई एम श्योर अगर कहीं से कोई मिस्टेक होगी तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एज ए ह्यूमन एरर हो सकती है हमसे भी कोई चीज़ अंडरस्टैंड करने में, ठीक है, ये वाला इसका क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है नो prescribed format for income and asset certificate for applying to posts and services under the government of India has been prescribed wide annexure 1 DOPT this and this, hence it cannot be different from it cannot be different for different state duties for the purpose of employment under central government, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसने क्लियर कर दिया कि जो फॉर्मेट इन्होंने ऑलरेडी आपको दिया है एनेक्चर 1 के अंदर, ये वाला जो ऑर्डर नंबर है, ठीक है ना, ये वाला जो आपका नोटिफिकेशन है, ठीक है, तो इसके अंदर जो वाला ये एनेक्चर फॉर्मेट ऑलरेडी प्रोवाइड किया है गवर्नमेंट ने, सिर्फ आप उसी पे जो है आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना सकते हैं, ना कि आपको कोई दूसरा सर्टिफिकेट यूज नहीं करना जहां पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदर अंचल
अधिकारी आर नायब तहसीलदार इज ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू इशू EWS सर्टिफिकेट। कहता है कि क्या नायब तहसीलदार या अंचल अधिकारी जो है वो EWS का सर्टिफिकेट इशू कर सकता है। ठीक है, अंचल अधिकारी ऑफ एनी स्टेट यूटी कैन इशू इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट इफ ही शी इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार। ठीक है ना, तहसीलदार से नीचे का कोई भी जो ऑफिसर है वो आपको EWS का सर्टिफिकेट जो है नहीं इशू कर पाएगा। आर एनी अदर इक्वलेंट ऑफिसर्स एज मेंशन्ड इन पैरा 5 पॉइंट दिस ऑफ DOPT OM डेटेड दिस एंड एज नोटिफाइड बाय द रिस्पेक्टिव ड्यूटी स्टेट्स। ठीक है ना, इफ द अंचल नायब तहसीलदार इज बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार दे शैल नॉट इशू इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है ना, चूंकि नायब तहसीलदार जो है तहसीलदार के नीचे आता है, इसलिए वो जो है मिनिमम इसके लिए जो रैंक है तहसीलदार होनी चाहिए, या जो दूसरे हैं जिस तरह DM है, SDM वगैरह हैं, वो वाले जो है आपको इशू सर्टिफिकेट कर सकते हैं। नायब तहसीलदार आपको सर्टिफिकेट जो है वो इसके लिए कॉम्पिटेंट नहीं है सर्टिफिकेट इशू करने के लिए। चलिए, तो ये वाला हमारा था एपिसोड 2 जिसके अंदर जो है हमने इनकम एंड अथॉरिटीज़ के रिलेटेड जो है चीज़ें डिस्कस की। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एंड नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम दूसरे जो बहुत से ऐसी क्वेरीज के क्वेश्चंस के जिनको डिस्कस करने की ज़रूरत है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करते हैं। टिल देन बाय एंड एंजॉय।